नमस्कार, आप सबको हमारे YouTube चैनल माँ भारती स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 के जीव विज्ञान को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका प्रथम ही चैप्टर होगा और पाठ का नाम है जैव परंपरा। एक चीज मैं आपसे बता दूं कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ किसी भी चीज को रटने की जरूरी ना पड़े, तो आप मेरे साथ बने रहिए। पाठ का नाम है जैव परंपरा। तो चलिए जानते हैं कि ये जैव परक्रम है तो क्या है। शुरू करते हैं। तो मैं आपसे बोलूं कि वे सारी क्रियाएं जो क्रियाएं मतलब होता है ना, जितने भी प्रकार के आपके द्वारा काम हो, किसी के भी द्वारा काम हो, तो वे सारी क्रियाएं जो जीवों के अनुरक्षण के कार्य करते हैं उसे जैव परक्रम कहते हैं। तो मैंने बोला जैव परम के परिभाषा में बोला वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों के अनुरक्षण का कार्य होता है उसे जैव परक्रम कहते हैं। तो मैंने जो परिभाषा बोला, इस परिभाषा में देखिए वे सारी क्रियाएं का मतलब आप जानते हैं जितने भी प्रकार की क्रिया हो, काम हो, जिसमें जीवों के, तो जीव के भी हमको मतलब पता है, जीवों के अनुरक्षण का कार्य हो। इसका कार्य हो अनुरक्षण का काम। तो यहां आपको दिक्कत हुआ होगा कि आखिर ये और अनुरक्षण है तो क्या है। देखते हैं अनुरक्षण क्या है। अब अनुरक्षण को जानने के लिए अब देखते हैं अनुरक्षण है तो क्या है। तो अनुरक्षण का अर्थ होता है किसी भी चीज को उसके अस्तित्व में रखना। क्या करना? रखना। तो मैंने बोला किसी भी चीज को उसके अस्तित्व में रखना क्या कहलाता है? अनुरक्षण कहलाता है। ठीक है। अब इस चीज को हम एक उदाहरण के द्वारा जैसे समझ सकते हैं। जैसे आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अभी एक लोहा है। ठीक है। अब देखिए ये लोहा है, तो समय के अनुसार जब वायु के संपर्क में आता है, सीधे वायु के जब संपर्क में रहता है, तो इसमें का जो लोहा का ऊपरी भाग होता है वो सड़ना और गलना शुरू कर देता है। ठीक है जी। तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो लोहा है, लोहा के यहाँ रक्षा हो रहा है? लोहा के अंदर जितने भी अणु है उसकी रक्षा यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप कहिएगा कि नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोहा के जो अणु है वायु के संपर्क में सीधे रहने की वजह से या वायु से अभिक्रिया करके इसके जो ऊपरी परत है भंगुरित होकर यह झड़ना शुरू कर रहा है, अर्थात सड़ना शुरू कर रहा है। तो अब इस सड़न को रोकने के लिए, ठीक है, ये जो सड़न है भंगुरित होकर झड़ रहा है, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो ये देख रहा है ये पेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसमें पेंट का कुछ परत हम लोग क्या करते हैं? चढ़ा देते हैं। तो जैसे ही हम इस पर पेंट के परत को चढ़ाते हैं, अब लोहा के जो अणु है उसका सुरक्षा मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब क्या होता है, जो पहले जो लोहा था वो वायु के सीधे संपर्क में वायु के सीधे संपर्क के कारण उसमें का जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है ये लोहा से अभिक्रिया करके इसको सड़ाना शुरू कर देता है। अब हमने यहाँ पेंट चढ़ा कर क्या किया कि लोहा के वायु से जो सीधे संपर्क था इस पर एक लेप चढ़ाकर उस संपर्क को हमने क्या किया? तोड़ दिया। अब ऐसे करने से हमें क्या हुआ? तो अब ये हुआ कि ये जो लोहा है, इस लोहा के अणु का रक्षा यहाँ होना शुरू हो गया। ठीक है जी। तो यही चीज तो हमारा क्या है? अनुरक्षण है। ना सिर्फ लोहा बल्कि किसी भी चीज को उसके अस्तित्व में बनाए रखने के लिए, हमारे द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं वे सारी के सारी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? अनुरक्षण कहलाएंगी। ठीक है। जैसे अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं।
देखते हैं ये है क्या, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है सोडियम। क्या है? सोडियम। तो आप जानते होंगे कि सोडियम एक ऐसा तत्व है, धातु है, जिसको हम किरोसिन तेल में बोले तो भूतपुरिया भाषा में हम लोग बोलते हैं कि मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। ऐसा क्योंकि यह इतना ना क्रियाशील होता है कि वायु के संपर्क अथवा जल के संपर्क में आने से यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने में बहुत तेज है। इतना ही नहीं, जल से भी अभिक्रिया कर रहा है। तो वायु में यदि रखते इसको खुला छोड़ते तो क्या करता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन हिले है, जल हिले है, तो ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया करके इतना ना माने अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसमें गर्मी उत्पन्न करता है कि इसको अपने ज्वलन ताप मिल जाता है और अपने आप जलना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह यदि ये जल से भी अभिक्रिया करता है तो इतना ना अधिक मात्रा में क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, कि इसको अब इसका अपना ज्वलन ताप मिल जाता है और ये जलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यदि हम इसको खुला वायुमंडल में छोड़ रहे हैं तो भी जलना है, जल में डुबा कर रख रहे हैं तो भी जलना है। अब इसके साथ ऐसा ना हो, अर्थात इसके अणु की रक्षा हो, सोडियम के अणु का क्या हो, रक्षा हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। चूंकि मिट्टी के तेल के जो अवयव है उनसे अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य ये था कि सोडियम के अणु का क्या हो सके, रक्षा हो सके। ठीक है, तो इसके लिए हमने प्रयास किया कि सोडियम के अणु का रक्षा हो सके। इसके लिए कौन सा क्रिया किया, तो मिट्टी के तेल में डुबो को रखा। तो मिट्टी के तेल में डुबो को रखना भी क्या कहलाएगा, अनुरक्षण कहलाएगा। यहाँ लोहा के ऊपर किसी भी पेंट का परत चढ़ा देना भी क्या कहलाएगा, अनुरक्षण कहलाएगा। अनुरक्षण इसलिए कहलाएगा कि ये जो यहाँ दोनों क्रिया, पेंट चढ़ाना, इसको मिट्टी के तेल में डुबो को रखना, इन दोनों क्रियाओं से किसी चीज के अणुओं का क्या हो रहा है, रक्षा हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब इसी को हम क्या बोलेंगे, अनुरक्षण बोलेंगे। तो कुल मिलाकर अब हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज की, किसी भी का मतलब समझते हैं, कोई भी चीज हो, आप कोई भी वस्तु पदार्थ ले लो, कोई भी चीज हो, तो किसी भी वस्तु के उसके अस्तित्व में बनाए रखना, उसके अस्तित्व में बनाए रखना, अस्तित्व में जैसा था उसके अस्तित्व में बनाए रखना क्या कहलाता है, अनुरक्षण कहलाता है। अब हमको देखना था जैव पराक्रम। तो जैव पराक्रम में मैंने बोला है वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रिया का मतलब तो आप समझते हैं, वे सारी का मतलब जितना भी आप क्रिया कर लो, जो भी काम करो, तो वे सारी क्रियाएं जिससे बोले तो उस क्रिया से, वो काम से, वे सारी क्रियाएं जिससे जीव के अनुरक्षण का कार्य हो। समझे, किससे, तो किसके अनुरक्षण का काम हो, तो जीव के अनुरक्षण का काम हो, न कि लोहा के अनुरक्षण के काम हो तो भी इसको हम जैव प्रक्रिया बोलेंगे। सोडियम के अनुरक्षण का काम हो तो भी इसको हम जैव प्रक्रम नहीं। यहाँ अनुरक्षण का बात चल रहा है, किसके अनुरक्षण, तो जीवों के अनुरक्षण का कार्य हो। जैसे जीव में मैं हूं, ये देख रहा है, ये जितने भी सारे जीव देख रहा है ना, इन जीवों के अनुरक्षण का कार्य हो, न कि किसी मान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोहा का या अन्य चीजों का, अन्य निर्जीवों के अनुरक्षण का कार्य नहीं। किसके अनुरक्षण का कार्य हो, तो जीवों के अनुरक्षण का कार्य हो। ठीक है, तब ये सारी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव पराक्रम बोलते हैं। एक बार और मैं आपको बोलना चाहूंगा जैव पराक्रम के परिभाषा में, तो वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों के अनुरक्षण का कार्य हो उसे जैव पराक्रम कहते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखें कि ये जीवों के अनुरक्षण का कार्य कैसे कैसे होता है, किसके किसके द्वारा होता है। जैसे आप मुझे साक्षात, मैं एक जीव हूं, मुझे दिख रहा है, तो मेरे अनुरक्षण हो, मतलब कि मेरे शरीर जो जिस चीजों से मिलकर बना, जिन तत्वों से, जिन अणुओं से मिलकर बना है, इन सारी अणुओं की रक्षा हो, इसके लिए मैं जितना सारा क्रिया कर रहा हूं, करूंगा, वे सारी के सारी क्या कहलाएंगे, जैव पराक्रम कहलाएंगे। तो अब देखते हैं कि मैं अपने शरीर के अणु की रक्षा के लिए क्या क्या करता हूं, क्या क्या करना जरूरी पड़ता है।
आप लोग भी एहसास कर सकते हैं। तो आप देखिए कि सबसे पहले तो भोजन का करना क्या है, जरूरी है। भोजन करना क्या है, जरूरी है। क्योंकि जब आप भोजन नहीं करते हो तो फिर आपके शरीर के जो अणु है, शरीर में जो अणु है, इसका रक्षा कहीं ना कहीं रुक जाता है, खत्म हो जाता है, इसका रक्षा नहीं हो पाता है, जिससे आप अस्वस्थ होना शुरू हो जाते हो, आपके शरीर दुबला पतला होना शुरू हो जाता है। समझ में आया? तो जैव परिक्रम में हमने देखा है क्या, भोजन करना, भोजन को ही क्या बोलते हैं हम, पोषण। हालांकि पोषण के परिभाषा को बाद में हम चल के जानेंगे, लेकिन अभी इतना हमने देखा कि जीवों के अनुरक्षण के लिए एक जरूरी हमने ये देखा क्या है, तो भोजन करना। ठीक है, चलिए। तो एक हो गया क्या करना जी, भोजन करना। दूसरा देखते हैं, क्या भोजन ही, सिर्फ भोजन से हमारे शरीर के अणु का रक्षा हो जाएगा? तो जी नहीं होगा। भोजन के अलावे आपके श्वसन के भी जरूरी है, तो सांस लेने के भी क्या है, जरूरी है। आप भोजन कर लो, सांस मात्र आपका 1 से 1.5 मिनट रोक दिया जाए, आप रोक लो, तो क्या आप जीवित रह पाओगे? नहीं। आपके शरीर से जो प्राण है, प्राण वायु है, वो बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा तो समझ ही सकते हैं क्या होता है। आपको कितना हो भी लोग जबरदस्ती खाना खिलाए, जो भी कराए, क्या ये शरीर की, आपके मांस, जो शरीर के अंदर जो अणु है, वो सुरक्षित रहेंगे? नहीं रहेंगे। बाद में सड़ना शुरू कर जाएंगे, बदबू आना शुरू हो जाएगा। तो हमने देखा कि हम अपने शरीर के अणु के रक्षण के लिए कितने अभिक्रिया किया, 2 क्रिया किया। पहला भोजन किया, तो भोजन भी क्या कहलाएगा, जैव परिक्रम ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो भोजन करने की क्रिया है, इस क्रिया से क्या हो रहा है, तो हमारे शरीर के अणु का क्या हो रहा है, रक्षा हो रहा है। तो हमने देखा था जैव परिक्रम के परिभाषा में कि वे सारी क्रिया है जिससे जीवों के अनुरक्षण का कार्य हो। तो यह भोजन को भी ग्रहण करने से हमारे अणु का क्या हो रहा है, रक्षा हो रहा है। अर्थात भोजन करना, यानी भोजन करने की जो क्रिया है, वो भी क्या है, जैव परिक्रम है। हम श्वास ले रहे हैं, श्वास लेना भी क्या है, लेना क्रिया है। जैसे खेलना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, क्या है, क्रिया है। तो श्वास को भी क्या करना, लेना, क्या है, क्रिया है। तो ये जो श्वास लेने की क्रिया है, इस क्रिया के चलते क्या हमारे शरीर के अणु का रक्षा नहीं हो रहा है, हो रहा है। इसलिए श्वसन भी क्या कहलाएगा, अनुरक्षण ही कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं, हमने भोजन कर लिया, अनुरक्षण हुआ, श्वास लिया, अनुरक्षण हुआ। अब बताइए, आप जो भी भोजन ग्रहण किए शरीर में गया, जल को भी ग्रहण किए शरीर में गया, तो ये जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, ये सारी चीज हमारे शरीर में जाकर उपअपचयी क्रिया को अंजाम देते हैं। अब उपअपचयी क्रिया क्या है, तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे नहीं बोले तो जीवों के शरीर के अंदर, चाहे जो भी जीव हो, कुत्ता, बिलार, हाथी वगैरह जो भी जीव हो, जीवों के शरीर के अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। पूछ लो, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, उपअपचयी कहते हैं। जैसे क्रिया तो बहुत, जैसे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया यहाँ लोहा और वायुमंडल में उपस्थित जल और ऑक्सीजन से भी हो रहा है। सोडियम का भी अभिक्रिया हो रहा है, वायुमंडल में हो रहा है। तो ये जो अभिक्रिया हुआ किसी जीव के शरीर में नहीं हुआ, ये जो अभिक्रिया हुआ किसी जीव के शरीर में नहीं हुआ। अतः ये दोनों क्रियाएं, ये दोनों अभिक्रियाएं उपअपचयी नहीं कहलाई। तो फिर कौन सी अभिक्रिया उपअपचयी कहला रही है, तो जो जीवों के शरीर के अंदर हो, जो जीवों के शरीर के क्या हो, अंदर हो, उसी को उपअपचयी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक झलक मैं लेना चाहूंगा, जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट बोले तो C6H12O6, इसको ग्रहण करते हैं। ये हमारे कुछ क्या बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और हम श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन भी लिए होते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे खून में मिलकर, रुधिर में मिलकर प्रत्येक कोशिका तक जाता है। तो श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन हमको मिला, और भोजन के माध्यम से क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला। ठीक है, हाँ। तो जैसे मैं एक चीज आपको समझा दूं, ये जो उपअपचयी क्रिया के उदाहरण है इसको देखिए। जैसे हम जो भोजन करते हैं उसमें होता है C6H12O6, बोले तो कार्बोहाइड्रेट भी होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट हमारे आंतों में, माने हमारे पाचन क्रिया के द्वारा पचकर खून में मिल जाता है। खून में मिलने के बाद में अस्थिर नहीं रहता, वे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। ठीक है,
तो जैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट हमारे कोशिका द्रव में प्रवेश करता है, कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, तो यह टूट कर दो भागों में हो जाता है, पाइरूवेट में विखंडित हो जाता है। कितना? तो C3H6O3, फिर यहाँ C3H6 और O3, इन दोनों में विभक्त हो जाता है। और विभक्त होने के बाद में आपको मैं बता दूं, आप पढ़े हुइएगा, हमारे शरीर में क्या होता है, कोशिका होता है, कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लाइसोसोम, राइबोसोम, कोल्जिका, केंद्रक, केंद्रिका वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं, जिसका समय के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो हमारे कोशिका के अंदर जैसे मान लीजिए केंद्रक हो गया, उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया नामक संरचना होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नामक संरचना। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट दो भागों में टूटा था, अब ये टूटने के बाद सीधे कहां चल जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश कर गया और इधर से हमने श्वसन के माध्यम से, श्वसन की क्रिया से ऑक्सीजन भी ले रखा है। अब वो ऑक्सीजन आता है हमारे फेफड़ा में, छनकर उसको रुधिर लेकर, बोले तो हीमोग्लोबिन लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देती है। तो इस श्वसन की क्रिया से ही ये फिर कोशिका को क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन मिल जाता है, O2 मिल जाता है। तो यहाँ है हमारे पहले से C3H6 और O3 पहले से विराजमान है, और श्वसन की क्रिया से हमने क्या लिया? O2 लिया। अभी क्या करता है? दोनों आपस में अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद में हमको मिलता है ऊर्जा, मिलता है, उसके बाद जल मिलता है, और उसके बाद CO2 मिलता है। समझ में आया? तो मैंने आपको यहाँ ही देखा है कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो जीवों के अंदर होती है। तो जो जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपापचयी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आएगा? चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग कहाँ थे? इसको वर्क हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा, ठीक है, क्या देखा? तो जय पराक्रम के दो चीजों को देख लिया। क्या देखा? तो पोषण देख लिया, श्वसन देख लिया। क्या मात्र इन दोनों से ही हमारे शरीर के अणु का रक्षा हो जाएगा? नहीं होगा। देखते हैं क्या। अब जैसे हमने जो भोजन ग्रहण किया, जल पिया, अब भोजन करने के दौरान जल, भोजन जो करते हैं वो जब अपने निश्चित स्थान पर जाता है तो वो अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया के दौरान जिस चीज की हमें आवश्यकता होगी, जैसे कि पाइरूवेट जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो हमको मिला ऊर्जा, मिला जल, मिला और CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो ऊर्जा तो हमें चाहिए ही चाहिए, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को अंजाम देने के लिए चाहिए। जल भी जरूरी है हमारे शरीर को, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे शरीर को कोई भी जरूरी नहीं है। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में रहेगा तो क्या करेगा? हानि करेगा। अब इससे भी हमारे शरीर के जो अनुरक्षण हो रहा था, अब इसके उपस्थिति के कारण अब हमारे जीव, जो हमारे शरीर है, इसके अनुरक्षण नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अर्थात कहीं ना कहीं हमारा शरीर डैमेज करना, माने डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कहने के मेरा भाव ये है कि ये जो अवशिष्ट पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ कौन होता है? जिसको हमें कोई जरूरी नहीं है। तो ये जो अवशिष्ट पदार्थ है, इसको बाहर निकलना जरूरी है कि ना है? यदि ये ना निकले, बोलिए क्या होगा? आपके शरीर के अणु का रक्षा होगा? नहीं होगा। तो कुल मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना क्या है? जरूरी है। इतना ही नहीं, जब हम भोजन करते हैं तो हम भोजन के साथ बहुत सारे विषैले पदार्थ को भी अपने अंदर ले लेते हैं। और इतना ही नहीं, जो वो भोजन जाता है तो उपापचय के बाद कुछ विषैले पदार्थ कभी, जैसे यूरिया का उत्पाद करता है, माने यूरिया, नया पदार्थ यूरिया बन जाता है, एमिनो अम्ल बन जाता है। तो इन सभी चीजों को हमारे शरीर से बाहर निकलना क्या है? जरूरी है। यदि ये ना निकले तो फिर हमारे शरीर में बुझिएगा चारों तरफ जहर हो जाएगा और फिर हमको मरना तय है। प्राण फिर निकल जाएगा, शरीर फूलना शुरू हो जाएगा वगैरह वगैरह। समझ आ रहा है ना? तो कुल मिलाकर बोले कि सिर्फ भोजन कर लेने से, श्वास ले लेने से हमारे शरीर के अणु का रक्षा होने वाला नहीं है। इसके अलावा हमने देखा कि जब भोजन हम करते हैं तो भोजन के दौरान जो भी नए उत्पाद बन रहे हैं उसको भी शरीर से बाहर निकलना क्या है? जरूरी है। अब जिस चीज की हमें जरूरी नहीं है उसी को हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे
कूड़ा कचरा ले लें तो कूड़ा कचरा हम मनुष्यों के लिए क्या है, अपशिष्ट है, लेकिन वही कूड़ा कचरा मछलियों के लिए क्या है, लाभदायक। तो हमारे लिए जो जरूरी है, जो लाभदायक है, वो अपशिष्ट नहीं है, वो अवांछनीय पदार्थ कहलाएगा। और जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, उसका कोई हमें हमारे जीवन में जरूरी नहीं है, अब वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, तो अपशिष्ट पदार्थ कहलाएगा। तो जैसे हमारे शरीर में नए उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उसी तरह कुछ यूरिया भी बन रहा है, वैसे वैसे बहुत सारे पदार्थ बनते हैं। तो अब बताइए, इनका हमारे शरीर से बाहर निकलना जरूरी है कि ना है? नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, तो फिर हमारे शरीर के अनुरक्षण का कार्य रुक जाएगा। तो इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना, हमारे शरीर से किसी भी द्वारा, मल के द्वारा हो, मूत्र के द्वारा हो, फिर सांस छोड़ने के द्वारा हो, इन सारी अपशिष्ट पदार्थों को क्या निकलना, बाहर निकलना। कहां से, तो हमारे शरीर से। अब इसी को हम बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। तो मैं चाहूंगा एक बार उत्सर्जन को एक बार और देख लो। हमारे शरीर से विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब बताइए, उत्सर्जन हमने देख लिया, क्या हमारे अनुरक्षण के लिए उत्सर्जन का होना जरूरी है कि ना है? तो इस तरह अभी तक हमने देखा जैव पराक्रम के 3 चीज को देखा। क्या, तो भोजन करना, भोजन को ही आगे चलकर हम पोषण बढ़ेंगे, श्वसन करना और उत्सर्जन करना, ये तीनों के तीनों क्या है, जरूरी है। ठीक है जी। तो इन तीनों क्रियाओं से बोलिए तो हमारे जीव के, जो हम जीव है, हमारे शरीर के अणु का रक्षा हो रहा है कि ना हो रहा है, हो रहा है। अब देखते हैं क्या इतना ही हमारे लिए जरूरी है जिससे हमारे जीव की, हमारे अणु की रक्षा हो जाएगा? ढूंढते हैं कुछ और मिल जाए। तो ढूंढने के बाद में आपको आएगा, क्या आएगा, परिवहन की भी जरूरी है। किसकी, परिवहन की। अब रहा ये परिवहन क्या है, हालांकि मुझे चाहिए कि आपको पहले परिवहन के बृहद रूप बोले तो क्या बोलते हैं उसको, अति कथन को बता देना चाहिए, तब मिथ कथन बोले तो परिवहन पर आपको लेकर आए। खैर कोई बात नहीं है, चीज को समझने से मतलब होता है। तो परिवहन क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमने जो ऑक्सीजन को वायुमंडल से ग्रहण किया, यह कहां तक जाता है, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा में जाता है सीधे। जो हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं वो हमारे फेफड़े तक ही सीधे जाता है। और चूंकि ऑक्सीजन की जो जरूरी है, हमारे शरीर के विभिन्न सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरी है। यदि ऑक्सीजन ना मिले तो क्या पाइरुवेट का भी खंडन होगा? नहीं होगा। तो ऊर्जा आपको ये सब मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। तो ऑक्सीजन की जरूरी हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं की है। क्लियर है? हम जो वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं वो सीधे कहां जा रहा है, फेफड़ा तक, सीधे फेफड़ा तक। ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरी यहां तक है, जितनी भी सारी कोशिकाएं वहां तक। तो फिर यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ आना जरूरी है कि ना? नहीं आएगा तो फिर कोशिका जीवित कैसे रहेगा, मर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फिर देखिए, तो ऑक्सीजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जरूरी है कि ना है? तो यही क्या कहलाएगा, परिवहन। तो हमारे शरीर में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करना, गमन करना या जाना क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा उदाहरण ले ले, जैसे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, कहां बन गया, तो प्रत्येक कोशिका में बन गया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रत्येक कोशिका में बन गया। यदि वही जगह रह जाता तो हमारे फिर अणु का रक्षा हो पाता नहीं। तो फिर यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड क्या इधर छिद्र है जिसे निकल जाएगा? नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे रुधिर में मिलकर, खून में मिलकर फिर आते कहां तक, फेफड़ा तक, हृदय तक आते हैं। और हृदय उसको धाका मार के कहां भेजता है, फेफड़ा तक। फिर फेफड़ा तक आकर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छूटते हैं, फेफड़ा में छूटते हैं। और उसी को हम, जैसे ऑक्सीजन को ले लिया, अब इसमें जो मैं छोड़ूंगा ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड यहां से हमारे फेफड़े तक नहीं आता तो काम चलता है? नहीं चलता। तो फिर यही होगा ना, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड भी पदार्थ है। पदार्थों के एक, हमारे शरीर में पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना क्या है, परिवहन है। तो इस तरह हमने देखा परिवहन का भी होना, हमारे अनुरक्षण के लिए परिवहन का भी होना क्या है, जरूरी है। मुझे भरोसा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, एक बार मैं चाहूंगा एक झलक और देख ले। अब पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा जैव प्रक्रम है तो क्या है।
क्या है? वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों के अनुरक्षण का कार्य है। अब जीव के हमने नहीं बोला दूसरा के, जीव के, हालांकि अनुरक्षण के काम यहाँ भी हो रहा है जब इस पर पेंट चढ़ा दे रहे हैं। अनुरक्षण के काम यहाँ भी हो रहा है जब इस सोडियम को हम क्या कर रहे हैं, किरोसिन तेल में डाल रहे हैं। अनुरक्षण के काम यहाँ भी हो रहा है जब हम लोग भोजन करें। तो ये जो बुझे तो बड़ा हो आए, तो जीवों के अनुरक्षण का कार्य होना कि आप वहां अभी तब ये सारी क्रियाएं जमुना से जीव के अनुरक्षण के कार्य हो गए, ओकरा के जैव प्रक्रम के नाम से जानल जाला। और जैव प्रक्रम के हमने देखेंगे जना बतैले है, तब पोषण यानी भोजन ग्रहण करता रहा, श्वसन श्वास लेता रहा, परिवहन एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाता, और उत्सर्जन ये जो अवशिष्ट पदार्थ बना है उसको हमारे शरीर से बाहर निकलना भी क्या है, जरूरी है। तो ये सारी के सारी क्या कहलाएंगे, जैव प्रक्रम कहलाएंगे। भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, आहो कि मन भटके तेरी ओर बार बार। अब जैसे हम लोग देखे ये पोषण, पहले तो देख ले पोषण क्या है, उसके बाद चलेंगे पोषण के प्रकार। ठीक है, तो पोषण का है तो जीव, अब जीव कहने तो बुझाई लू एगो अपने के ना, हाथी घोड़ा बिलाई कुकुर सियार चूटी प्यूटी हावी जावी दीज यहाँ हुआ, जितना भी जीव बा पेड़ पौधा वगैरह सब जीवे हो। तो जीव जिस विधि से, विधि बुझल तौर तरीका से, नियम से, जीव जिस विधि से भोजन को ग्रहण करता है वो विधि के क्या कहल जाला, पोषण कहल जाला। जैसे उदाहरण के तौर पर देख, समीकरण हो गया 2x + 3y बराबर 7 हो गए, अब 5x - 3y बराबर जैसे हो गए 8 हो गए। दो चर वाला रैखिक समीकरण के युग्म हो गई। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को हम लोग क्या करते हैं, चार विधि से हल करते हैं। एक ग्राफीय विधि, बज्रगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, अब विलोपन या लुप्तीकरण विधि से। तो हम क्या करें, समीकरण 1 में 2 से समीकरण समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 2 से गुना करा के 1 में से 2 घटा के mx और y के मान लिया, तो ये एगो तरीके न हो। अब ए तरीका के क्या कहबो, माने तरीका कहते विधि कहबो, तो ए विधि के ए तरीका क्या कहबो, तो लुप्तीकरण विधि। पता बानू, तब विधि के मतलब का होला तरीका, स्टाइल, तू जौन समझ लो। तो जीव जौना विधि से भोजन ग्रहण करेला उकरे के पोषण कहल जाला। बुझा गई कौन दिक्कत? जैसे पेड़ पौधा बा तो कौन विधि से भोजन ग्रहण करला तो अपने आप उकरा चले फिरे के जरूरी पड़ेला का, चल विधि से जाके ग्रहण करेला भोजन, क्योंकि पकड़ के खाला ना। खड़ी आइल बा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन मिल रहा बा, तो ये भोजन करे के तरीका नहीं हो कि हम कहीं नहीं की जात खड़ी आइल बने आ भोजन अपने आप बनता। एमे तो छटर पटर के जरूरी ना पड़ला। अब हमनी के लेला, जब हमनी के भोजन करे रहा तो खड़िया गले से धूप में मिल जाता ना। अब एक खाती एगो विधि हमनी के अपना से का, तो चल के फिर के हाथे पकड़ के मुंह में रख के चबा उबा के कोई तरीका से ग्रहण करता रहा, तो भोजन करे के इहो का एगो विधि नहीं हो, समझ नहीं। तो एगो विधि में होता कि अपने आप हो जाता, एगो विधि में होता कि अपने आप नहीं हो, चले के पड़ता फिरे पड़ता। तो इस सारी का हो तो भोजन ग्रहण करे के विधि हो, तो यह भोजन ग्रहण करे के विधि के नाम रखा गया का पोषण। बुझाई ना? जैसे 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 हाई एगो चतुर्भुज भइले, प्रत्येक कोण 90 डिग्री बा, आमने सामने के भुजा का बा बराबर बा, तो एक और नाम क्या रखा गया आयत। वही तरीका जीव जौना भी विधि से भोजन ग्रहण करला ओकरे के नाम रखा गया पोषण। क्या रखा गया? पोषण। तो पोषण क्या कहबो, तो जीव जिस विधि से भोजन को ग्रहण करता है
उसे हम पोषण कहते हैं। भरोसा है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। तो पोषण को हमने देख लिया, अब जानेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, तो पोषण मुख्य रूप से क्या दो प्रकार के होते हैं। पोषण कई प्रकार के, दो प्रकार। एक तो होता है स्व पोषण और दूसरा होता है पर पोषण। तो स्व पोषण, स्व मन स्वयं होला, तो मतलब भोजन के जिस विधि में, भोजन के जिस विधि में, चाहे वैसा पोषण, ऐसे बोलेंगे वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, बुझाई। वैसन पोषण, पोषण का तो भोजन ग्रहण करे के विधि, तो ऐसन पोषण जिसमें जीव अपन भोजन स्वयं बना ले। जैसे हो गई गछिया के देखा तरह है, जब इहो तो भाई जी मान भोजन ग्रहण करते तब न जी, तब कब सर जी कहाँ से भोजन करल है, मर गए। अब भोजन जब ना करल तो खेतवा में पनिया काहे पटावेला, खदरवा काहे छीटेला। जब भोजन ना करत है तो हवा में हो जाए। अरे जब भोजन के अगर जरूरी ना पड़ी तो हवा में ना हो जाए, हो जाए ना, हो जाए तो हो जाए। कहीं ना कहीं ऐसे साबित होता है कि एकरो भोजन के जरूरी पड़ेला। एक कड़ी के भोजन कहाँ से मिलेला, तो जमीन से मिलेला, वायुमंडल से मिलेला। समझ में लो, जैसे पौधों बड़ा सन एक के 16 प्रकार के पोषक तत्व के जरूरी होला। कौ प्रकार के, 16 प्रकार के, जिनमें 13 प्रकार के जो पोषक तत्व बा जमीन से ही मिलेला। कहाँ से है, जमीन से, हवा में ना मिलेला। आज हम 3 गो रह गए, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 जना कहाँ से मिलेला, तो वायुमंडल से मिलेला। तो जैसे हम ग्रहण करनी थी कार्बोहाइड्रेट मैंने दाल भात, एक के क्या खाता रस, सल्फर हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, बुझालू तरह के 16 गो पोषक तत्व के जरूरी पड़ेला। तो कुल मिला के एक के भोजन के जरूरी बा कि ना बा। तो भोजन के जब जरूरी बा तो भोजन करे खातिर दौड़ता फिरता, दूसरा के पकड़ पकड़ खाता ना, क्या करता, तो ये अपन भोजन स्वयं बना लेता, ये अपन भोजन स्वयं बना लेता। तो भोजन को स्वयं बना लेना ये भी क्या है, भोजन करने का क्या है, विधि है। और इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण के अगर कब हो, तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, अब तेज जान लो पर पोषण होता क्या, तो सीधे ऊपर उल्टा होती, तब भोजन की वह विधि। अच्छा सीधे बोलो, वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ग्रहण करने के लिए माने अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। जैसे देख लो जितना जीव बड़ा सो है, जिराफ हो गई, इनका भोजन कहाँ से मिलता है, घास उससे, मुझे तो बड़ा पौधा से मिल रहा है। शेर हो गई, बाघवा हो गई, बाघवा भोजन में कहाँ मिलता, तो सब जना के मार के खाता। ये अपन भोजन स्वयं नहीं बनावत, नहीं बनावत। एक ही भोजन करे खातिर जिराफ पर, हाथी पर, हिरण पर, ये तो जंगल के राजा वाला से चुतिया को पकड़ के खा गल से, ठीक बा। लेकिन हई भोजन ग्रहण करे खातिर दूसरा पर निर्भर बा ना, अपन खुद बना लेता। हम ही खुद बना लेते ना, हमनी के अपन भोजन बनावे खातिर हमनी के दाल चावल आटा वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज पर निर्भर होते हैं। तो ई भोजन करे के जो विधि बा, वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। भरोसा बाकी जब तरह समझ में आई। अब आगे देखा जाए, अब जैसे कि एगो चीज जानल जरूरी बा कि सर्दी है जन पौधा बा, ये अपन भोजन कैसे बना लेवला, अपने आप कैसे बना लेवला, एक और पूरा डिटेल्स जान लिया। जानला के बाद में हमने के पर पोषण के जितना भी तौर तरीका हुई इनको बारे में जान लिया। तो सबसे पहले हमने क्या स्व पोषण में देख ले कि भोजन अपना पौधा अपना भोजन कैसे बना पाता है स्वयं, यानी अपने आप कैसे बना ले। तो एक के देखे खातिर हमने के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के जाने के पड़ी। यदि एक नंबरियाओं में आ जाए कि पौधे अपने भोजन स्वयं कैसे बना लेते हैं, तो ऑप्शन में आपको दिखाई दे दे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो ऑप्शन में आप लोग मान लें, ठीक है। तो अब हम देखें कि ये प्रकाश संश्लेषण हुए तो क्या होगा। कहते सुनते हमें अखियन में पानी, जैसे क्वेश्चन है
पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? एक नंबर ये बात। तो ऑप्शन में रहेगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फलवा के द्वारा, ढिमकुआ के द्वारा, ढिमकुआ के द्वारा। तो एक नंबर यह होता है सीधे क्या मगर तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक बा। ओवरऑल की सर जी प्रकाश संश्लेषण होता का? प्रकाश संश्लेषण है तो क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो जान लिया। देखिए हाँ एक चीज और, प्रकाश संश्लेषण के बढ़िया से समझे खातिर हमने के तनी पादप कोशिका के कुछ भाग पर ध्यान देवल जरूरी है। जैसे अभी जो स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं ये पादप कोशिका है। कौन कोशिका? पादप कोशिका। कोशिका के अंदर जितना भी चीज देख रहा बा कोशिकांग हो सा। जैसे तार हो जाए माइट्रोकॉन्ड्रिया, परदेवे अंत परदेवीय जालिका, तारा हो जाए केंद्रक, केंद्रिका हो गई, बुझाइल हो ना? सॉरी अंत परदेवीय जालिका ना, ये गोल्जिका है। क्या है? गोल्जिका है। अंत परदेवीय जालिका, माइट्रोकॉन्ड्रिया। जो देखा तरह क्लोरोप्लास्ट, साथी क्लोरोप्लास्ट। तो एमे हमने के जानल जरूरी है क्लोरोप्लास्ट, चूंकि क्लोरोप्लास्ट के बिना जो हमने के चाहिए प्रकाश संश्लेषण का समझ लो तो बेमानी ही कहीं ना कहीं। तो देख लिया क्लोरोप्लास्ट आखिर है तो का गौर करिए। हाँ एक और चीज, जैसे मान लो पादप कोशिका हो गई नहीं जंतु कोशिका हो गई। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ अंतर होला। जैसे पादप कोशिका में कोशिका भीति पाओ जाला, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भीति ना पाओ जाला। 9 के चीज हो गई। फिर भी एक झलक देख लो। जंतु कोशिका में क्लोरोफिल बोले तो सीधे अभी बोली लवक, काथी लवक नहीं पाया जाता है। किसमें? जंतु कोशिका में। अब पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। तो लवक का तो लवक का कोशिकांग हो। कोशिका के अंदर जो छोट छोट संरचना होला वो। ठीक बा। तो जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। और ये जो लवक होते हैं, कौन लवक? ये 3 प्रकार के होते हैं। कौ प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होते हैं हरित लवक, हरित लवक। दूसरा होता है वर्णी लवक, वर्णी लवक। और तीसरा होता है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक होता है। ठीक है। तो इसी हरित लवक को हम अंग्रेजी में क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्लोरोफिल से। आज प्रचलित है। जिस तरह चिकित्सक शब्द धीरे धीरे गुम हो रहा है, और ये जो डॉक्टर शब्द है तो पहले से भी है, आज भी, मतलब पहले था आज भी है, लग रहा है कि कल भी है। जैसे हम कह दी माई से जाके माई हम जाते हैं चिकित्सक ही है, तो हमारा माई पढ़ा लिखल नहीं की तो ना समझते कि चिकित्सक का हो, बबुआ का कहता है। यही कह दे कि हम तेन जाते हैं डॉक्टर की, तो माई छोड़ दे बुझे कि हाँ डॉक्टर यही चीज है। तो आने वाला समय में हमारे देखे से हरित लवक धीरे धीरे गायब हो जाये। क्लोरोफिल जौन बा क्लोरोफिल ही प्रचलित नहीं। ठीक बा। तो हमरा कहे के मतलब यह है कि हरित लवक कहीं क्या कहा जाला? क्लोरोफिल। जो ये है वर्णी लवक एकरा कहा जाला क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश में। ठीक है। आज जो अवर्णी लवक है इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। साथियों ल्यूकोप्लास्ट खैर एगन के नाम से भी तारा जरूर देखी 9th के सिलेबस हो। हमरा प्रकाश संश्लेषण के समझे कर लख, अब ओकरा के समझे खातिर है लौक के बारे में जानकारी लो जरूरी है। तो कुल मिला के लौक जो है ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लौक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, हरित लौक, वर्णी लौक और अवर्णी लौक। ये जो हरित लौक होते हैं ये पादप के ज्यादातर पत्तियों में पाए जाते हैं, और इसका रंग जो होता है हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। कौन लौक है? हरित लौक है। ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो पादप के पत्तियों में पाए जाते हैं। ये जो हरित लौक है इसके रंग कैसे होते हैं? तो हरे होते हैं। ठीक है। और इन्हीं लौक के जो हरित लौक है इनके रंग हरा होने के कारण ही जितने भी आप सारे पत्ती देखते हैं हरा, मतलब जितने भी पत्ती देखते हैं वो हरा दिखाई देते हैं। यदि पत्तियों से हरित लौक को हटा दिया जाए
तो पत्तियों का रंग जो होगा रंगहीन हो जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं रहेगा। ठीक है जी, हरित लौह क्या देख लिया हमने। ठीक है, अब देख लेते थोड़ा ये अगल बगल कर देख लीजिए। उसके बाद होता है वर्णी लौह। वर्णी लौह का हम लोग क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, अरे सॉरी क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, हाँ क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अब ये जो होता है रंगीन होता है और इन्हीं के वजह से फलों के रंग लाल पीला देखे ना, माने फल फूल के रंग इन्हीं से होते हैं। और ये जो होते हैं रंगहीन होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो फल फूल वगैरह वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखा जाओ आगे चल जाओ। तो ये जो वर्णी लौह बोले तो वर्णी लौह नहीं, ये जो क्लोरो हरित लौह है, कौन हरित लौह, ये जो हरित लौह है हाँ, ये जो हरित लौह है, देखते हैं इसकी इस हरित लौह के कोशिका के अंदर क्या रोल है। देखा जाओ तो होला का, जैसे अगर कहते हैं हम के पीछे चलो जाओ, आगे हो सकता नहीं क्या नहीं। जैसे समझ जा सकता, गौर करिए। तो जैसे कि हई सूर्य के प्रकाश वाला ही हमने का सूर्य हो गई, क्या बोले सूर्य, ऊपर प्रकाश चारों ओर दिखा रहा होगा। तो इनकर प्रकाश जब का होला पत्ता पर पड़ेला, क्या हुआ पत्ता पर, तो पत्ता पर जब इनका प्रकाश पड़ेला तो उसमें प्रकाश भी ऊर्जा के रूप है, ऊर्जा के ना ह्रास होला और ना ही उत्पन्न होला, ऊपर सिर्फ और सिर्फ का होला रूपांतरण। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश में जब ऊर्जा वगैरह के सौर विकिरण कहल जाला, पता बोल बा क्या करला, जब सौर विकिरण पादप के पतिया पर पड़ेला पति पर, तो ओमे जन क्लोरोफिल रहे है, तो क्लोरोफिल क्या करिए वो प्रकाश के अवशोषित कर ली है, सुख लिया अपना अंदर। सोखरा के बाद में ओकरा के उष्मीय ऊर्जा में बदल दिला, तापीय ऊर्जा में बदल दिला। बुझाइलो, पहले रखो कि सौर विकिरण के रूप में, माने सौर ऊर्जा के रूप में रखो, प्रकाश में जब रखो जन ऊर्जा प्रकाश में रखो तो ओकरा के सौर ऊर्जा कहो, प्रकाशीय ऊर्जा कहो, तो सौर विकिरण कहो। तो प्रकाश में ही ऊर्जा रखो, अब क्लोरोफिल क्या कर रखो, इनका के अपना अंदर अवशोषित कर रखो। जैसे कोनो काला कपड़ा पर सूर्य के प्रकाश पड़ेला तो कपड़वा पे जाके जब छुई ले तो कितना अधिक रहेला, इन ताप रहेला नु रहेला, तो ओकरा के कौन ऊर्जा कहबो, उसमें ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा के क्या कोई लखबे हो, उसमें ऊर्जा में बदल दे लख के हरित लौह दोसर जगह के क्षमता नहीं है, जन कोशिका अंग बढ़े नु कहां गेले, देख लियो जितना भी कोशिका के अंदर अंग बढ़ किनऊ के अंदर क्षमता नहीं है कि सूर्य के प्रकाश के वो शोषित करके ओकरा के उसमें ऊर्जा में बदल दे, किनऊ के क्षमता नहीं है। जौन क्षमता केकरा लगबा एकरा लगबा, समझ में लो, एकरा लगे बोले तो हरित लौह के लगे, याद रखियो। तो हरित लौह क्या के लखो, तो सौर विकिरण के उसमें ऊर्जा में बदल दे लखो, कोनो दिक्कत ना। अब देखियो, अब जरी हरित लौह क्या के लखो, सौर विकिरण के उसमें ऊर्जा में बदल लखो। अब ऊर्जा क्या करला ओकरा, अब ई जो उसमें ऊर्जा बा, कौन ऊर्जा, उसमें ऊर्जा एकरा के रखला रहा। ठीक, अब होला का पादप के जड़ से जल चढ़ के गई रहला, काटी चढ़ के गई रहला हो, जल चढ़ के गई रहला, विभिन्न भाग तक जल गई रहला।
है ना देखा तो कि पादप के जन पत्ता होला उनमें छोटा छोटा का रहला छिद्र रहला पहले से जाना तो छिद्रों के क्या कहल जाला एस्टोमाटा या रंध्र देख लो रंध्र लिख ले बा इंग्लिश में एकरा के एस्टोमाटा कहल जाला। अब एस्टोमाटा या रंध्र केकरा कहबो तब पादपों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हीं छिद्र को क्या कहते हैं एस्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। जैसे हमारे जो त्वचा हुआ तो हमारे त्वचा में भी छोटे छोटे छिद्र है। छेदवा ना रही तो पसनवा कहाँ से आई पसनवा कहाँ से ऐसा नहीं होला। तो ठीक वही तरह पादप के पत्ती जो होता है उसमें भी छोटा छोटा छिद्र होता है वही छिद्र के एस्टोमाटा या रंध्र कहल जाला। तो क्या हमने के भी त्वचा में जो छोटा छोटा छिद्र बकरा के एस्टोमाटा या रंध्र कह बना पादप के पत्ती में जो रहला ओकरा कहला समझ में आई चला। तो ई पादप क्या कर रहला जड़ के द्वारा जल अवशोषित कर रहला बोले तो H2O और रंध्र के द्वारा क्या ले रहला तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहला CO2 पता होई। तो अब होला का पादप के पत्ता से आयल कार्बन डाइऑक्साइड कायल हो आ जोड़ से क्या गई जल गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल इस सीधे सीधे अभिक्रिया आपस में ना करना आपस में अभिक्रिया लोग नहीं करता है। अब एने जौन है उष्मा जौन सौर विकिरण के उष्मीय ऊर्जा में बदल बाके क्लोरोफिल तो जन गर्मी रहेला ताप रहेला। अब ई तापवा क्या करला जन हाइड्रोजन बढ़े मतलब सॉरी जल बढ़े तो जल के अणु के दो भाग में क्या करला तोड़ देवला केकरा के तो ऑक्सीजन के अलगे कर दी और हाइड्रोजन के क्या कर दी अलगे कर दी के तू लख। तो उष्मीय ऊर्जा ई उष्मीय ऊर्जा कहां से अलो तो सूर्य के प्रकाश से। अब सूर्य के प्रकाश तो सौर ऊर्जा के रूप में प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में तो फिर उसमें ऊर्जा के रूप में बदलल कैसे है तो सर जी ओकरा बदल के क्लोरोफिल। अब इहे उष्मीय ऊर्जा क्या कल जल के अणु के तोड़ दिलक ऑक्सीजन के अलगे हाइड्रोजन के अलगे दो भाग में चटका दिल चटकावला के बाद में अब होला का जौन है ऑक्सीजनवा रहेला फिर है जौन रंध्र बा है छेद ये छेद क्या निकल गल बाहर निकल गल के ऑक्सीजन बाहर हो गल केकरा चलते तो उष्मा के चलते है। उष्मा कहाँ से आइल तो सौर ऊर्जा से सौर ऊर्जा के उष्मीय ऊर्जा में के बदल रखा तो क्लोरोफिल बदल रहा है। तो ई ऑक्सीजन जी चल गए बाहर जाने का घींची ले सो। अब जो है हाइड्रोजन बच गया अब ई हाइड्रोजन केकरा से अभिक्रिया करता तो कार्बन डाइऑक्साइड से। अब ई H2 अभिक्रिया कर ले CO2 से। तो अब अभिक्रिया करने के बाद में हमने के क्या बजावले तो C6H12O6 बोले तो कार्बोहाइड्रेट देवले साथी कार्बोहाइड्रेट। अब एक संतुलित कर लिए तो हमने के क्या मिलल कार्बोहाइड्रेट मिलल आ इहे कार्बोहाइड्रेट हमने को खैलर नहीं सो खाइले सो खून में पच के क्या करला कोशिका द्रव में जाला कोशिका द्रव में जाके ये दो भाग में पाइरुवेट में C3H6O3 फिर प्लस C3H6O3 में बदल जाला। अब बदलने के बाद वही जाला का माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से के रहला ऑक्सीजन रहला तो ये आपस में अभिक्रिया करके क्या देले ऊर्जा देले जल देले और कार्बन डाइऑक्साइड देले। तो ई ऊर्जा ना रही तो हमनी के इतना बोल पाती ना बोल पाती। तो ई कहां से मिलल तो कार्बोहाइड्रेट से मिलल। समझ में आई कोनो दिक्कत तो इहे का हो प्रकाश संश्लेषण हो बुझा गई। अब कुल मिला के प्रकाश संश्लेषण के परिभाषा में बांधे के बाद कहाँ परिभाषा तो ध्यान दिए तेरे बोलबो पौधे प्रकाश संश्लेषण के पूछो था का हो तो क्या कहबो ध्यान दी। पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में ठीक है जल के साथ किसके साथ जल के साथ मिलकर अभिक्रिया करके भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भोजन बनाते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बुझाई लो ना बुझाई बोलो हम क्या देख लो। तो पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में
कार्बन डाइऑक्साइड और जल, हाँ तो यहाँ लिखल जाला सूर्य के प्रकाश, यहाँ लिखल जाला क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं या भोजन बनाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी क्रिया को या इसी प्रतिक्रिया को, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बुझाई लगे हो, फिर देख भाई मेरे देखो, तो पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करके भोजन बनाते हैं या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। पौधों के द्वारा इसी क्रिया को या इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ लो, जन घटना घटो में प्रकाश संश्लेषण कहता है। खेल को तो वक्त जेंग बोले बहुत बोलिए, आज जब बोले में दिक्कत मतलब तरह का नोट्स हम दिल ही बनी, नोट्स के अपन देख लिया। तो प्रकाश संश्लेषण का हमरा बुझा गई, कोनो दिक्कत हो बुझा नहीं भाई, आगे चली चले। अब जैसे प्रकाश संश्लेषण का बुझल, अब प्रकाश संश्लेषण को समझा गया। प्रकाश संश्लेषण के तो वही बेरा से समझत नहीं है सब, अब रगल की समझे के बाद समझ ले लही मान फिर देखो देखो होला का, पौधे सॉरी सूर्य के प्रकाश, अब एकरा के समझाओगे कि क्या क्या घटला, तो सूर्य के प्रकाश ले आओ, सूर्य के प्रकाश जब पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। चूंकि पादप के जड़ से जल और रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में आए होते हैं। अब जो क्लोरोफिल उसमें सौर ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदला होता है, वो ऊष्मा जल के अणुओं को विभक्त कर देता है। बोले तो ऑक्सीजन को अलग कर देता है और हाइड्रोजन को अलग कर देता है। फिर पत्तियों द्वारा या रंध्रों द्वारा आए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उस हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। बस ना समझ लो क्या मतलब, समझाने का मतलब क्या होला, तारा ऊपर निर्भर करता है वगैरह तू क्या बोल पाओ, तारा समझ ले बड़ा बात बुझाई। जितना भी सारा चीज भइल, हम जैसे कि हम सारी चीज के पहले से थोड़े जानते, हम किताब के माध्यम से, गुरु के माध्यम से जानते। किताबों में जो कहाँ से ऊपर से लिख के बिक दिया कि धर रह, रटत रह, मरत रह। अरे भाई सब एक सोच है, आइडिया है, मतलब सोच है, वास्तविकता है। उस वास्तविकता को कोई देख लिया, देख कर क्या किया, अब बोल के तो हर जगह बोल के नहीं ना समझा सकत। अब ओकरा क्या करे, लिखित तरीका से तरह के समझावे कोशिश करता, बता देलक, तो वो अपन समझ के दर से लेकर जन वास्तविकता के प्रति जन ओकरा अंदर समझ बनल हो, ओकरा के लिखित रूप में तरह तक पहुंचा देना। अब जौन तू सीख लो, ये एगो समझ भइला, उदाहरण तेरा दिमाग में बैठल, अब एकरा के अपना तौर तरीके से क्या करो, दर्शाओ। परीक्षा में भी लिखले रहला विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उतर दे, समझ में आई। तो मुझे भरोसा है कि आज के क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आ गया है तो चलिए, मर्जी आपका है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अथवा लाइक करें, कमेंट करें, नहीं मर्जी तो मत करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।